अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा, अब इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको करवाने जा रहा हूँ एमडी कैट क्विक रिव्यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर हमें जो है एम कैट हमारा करीब है, हमारा एग्ज़ाम करीब है, तो हमें कोई ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें हम क्विकली एम कैट के सिलेबस को रिवाइज़ कर सकें, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि एक एक चीज़ को वर्ड बाय वर्ड पढ़ा जाए। तो एटलीस्ट बायोलॉजी के लिए जो है मेरी छोटी सी एफ़र्ट, कुछ पार्ट्स में ये वीडियो होगी। तो दिस इज़ द पार्ट 1। अच्छा, क्विक रिव्यू है तो दैट डजेंट मीन कि ये वीडियो कोई 10 मिनट की होने वाली है, बट आपको पता है कि एमडी कैट में बायोलॉजी का सिलेबस कितना बड़ा है। तो वो उस बायोलॉजी के सिलेबस को कवर करने के लिए 13 टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड है। वो एक्चुअली हमारी बुक के बहुत सारे चैप्टर्स बन जाते हैं। तो उसको कवर करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। टॉपिक बाय टॉपिक हम इसमें आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास पीएमसी का सिलेबस, जिसमें पहला टॉपिक है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। ऑब्वियसली लाइन से नहीं चलूँगा मैं यहाँ पे कि बायोडाइवर्सिटी है, आपको यहाँ दिख रहा है, और अगला टॉपिक आपको ये बायो एनर्जेटिक्स का दिख रहा है। तो मैं अपनी आसानी के हिसाब से चलूँगा और एट दी एंड ये सारे सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो बेटा, इसके अंदर आप देख सकते हो पहला टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, डिस्कवरी ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस एंड वायरल डिजीज़ एड्स। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियसली बेटा एक बात याद रखना, क्योंकि ये वीडियो जो है क्विक रिव्यू की है, तो डोंट थिंक कि मैं इसमें कोई कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके डिटेल में जाके चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो बस हम इसको जो है ना क्विकली डिस्कस करेंगे ताकि विद इन अ टाइम आप उसको रिव्यू कर सको। तो चलो बेटा, हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो भाई, सबसे पहले हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ वायरस। देखो बेटा, डिस्कवरी ऑफ वायरस के अंदर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं ताकि टाइम ज़ाया ना हो। द फर्स्ट एविडेंस अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस केम इन 1884 बाय चार्ल्स चैम्बरलैंड। Found the causative agent of rabies could pass through porcelain filter which has a pore size of 0.1 to 1 micron। देखो बेटा, पहले जो है ना जब वायरस डिस्कवर ऑब्वियसली नहीं हुआ था, तब बैक्टीरिया को सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी कंसीडर किया जाता था, और वो बैक्टीरिया इस पोर्सिलीन फ़िल्टर से पास नहीं हो पाता था। तो फिर एक ऐसी एंटिटी को देखा गया जो कि इससे भी पास हो जाती है, यानी रेबीज़ की एजेंट जो है, जिनसे रेबीज़ होता है, आपको पता है रेबीज़ के बारे में। तो वो जो है वो इस फ़िल्टर से भी पास हो जाते हैं, जिसका साइज़ 0.1 से लेके 1 माइक्रॉन तक होता है। फिर उसके बाद इन 1892 आयोनॉस्की ने जो है टोबैको मोज़ाइक वायरस के बारे में जो है उसको एविडेंस मिले। और फिर 1900 में some disease producing substance has been discovered in both plant and animal named as filterable virus। अच्छा, वायरस का जो वर्ड है ना, वो जिसका मतलब है पॉइजन, वायरस का वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉइजन, ये याद रखना बेटा। अब जो है जब इसको डिस्कवर किया गया था तो देखा गया था कि ये फ़िल्टर से भी पास हो सकता है। तो वायरस को उस वक्त देखा नहीं गया था। वायरस को देखने के लिए हमें हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। अब उस वक्त तो था नहीं, तो फिर उसको ऐसी फिल्टरेबल सब्सटेंस के नाम से जो है ना रिप्रेजेंट किया गया। और फिर इन 1935 डब्ल्यू.एम. स्टैनली क्रिस्टलाइज टीएमवी वायरस, पहली दफ़ा जो है ना टीएमवी वायरस को क्रिस्टलाइज किया गया था। ये साइंटिस्ट के नाम सिर्फ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको रट्टा मारो, सिर्फ एक दो बार पढ़ लो तो चीज़ें याद रहेंगी। और फिर इन अर्ली 20th सेंचुरी, अराउंड 1950 टू 1917, Todd and Harley discovered bacteriophage virus. This is the largest and complex virus जिसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था। ये डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। अब जो है, अच्छा मैं इसमें कोई बुक स्पेसिफिकली फॉलो नहीं कर रहा, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स कुछ अलग अलग जो है प्रोविंसेस से, तो सारी बुक से जो जो चीज़ें डिस्क्रिप्शन हैं उन सबको मैंने इस वीडियो में कंपाइल किया है। अच्छा भाई, अब एक बड़ा टॉपिक है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। क्लासिफिकेशन सिलेबस के अंदर हमारे पास डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई करना है वायरस को। पहली क्लासिफिकेशन है
होस्ट की, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। तो सबसे पहला होस्ट है बैक्टीरियोफेज, यानी जो जिसका होस्ट क्या है, ऑब्वियसली बैक्टीरिया होता है ऐसे वायरस। ये कैसे वायरस होते हैं? डीएनए वायरस होते हैं। पॉलीहेड्रल हेड एंड टेल होती है। किस तरह का इसका टेडपोल की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, पॉलीहेड्रल। अभी हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हो। प्लांट वायरस से रिलेटेड बेटा, प्लांट वायरस अब तक इसके जो है ना 2000 टाइप्स जो है अब तक जो है इसकी डिजीज़ अब तक नोन है। इसके अलावा मोस्टली वायरस इंक्लूडिंग टीएमवी हैव आरएनए जीनोम। ये याद रखना बेटा, ये एमसीक्यूज में पूछा भी गया है कि प्लांट में ज़्यादातर कौन से वायरसेस होते हैं, आरएनए जीनोम वाले होते हैं। और मैनी वायरस हैव रॉड शेप कैप्सिड्स, यानी रॉड शेप कैप्सिड्स होते हैं। अच्छा जी, एनिमल के अंदर क्या लिखा है? बोथ डीएनए और आरएनए एनिमल के अंदर दोनों पाए जाते हैं। यूजुअली कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। और वायरसेस कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ इन एनिमल, जैसे कि रोज सार्कोमा है जो कि कैंसर कॉज करता है, पैपो वायरस है स्मॉल पॉक्स कॉज करता है, पिको वायरस है पोलियो हेपेटाइटिस कॉज करता है, पैरामाइक्सो वायरस है मीजल्स मम्स कॉज करता है। ये चीज़ें याद रखनी है, डिफरेंट बुक्स के अंदर गिवन है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपनी मेमोरी जो है ना स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। फिर आ जाता है बेटा हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हम जो है वायरस को किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कैप्सिड के बिहाफ पे, सही है। तो कैप्सिड के अंदर वायरस हैविंग हेलिकल कैप्सिड विथ ऑल ओवर द शेप ऑफ रिजिड रॉड लाइक। देखो भाई, हेलिकल कैप्सिड कुछ इस तरह का, ये मैंने यहाँ पे एक पिक्चर शो की है, एक रॉड लाइक दिख रहा होता है, हेलिकल कैप्सिड होता है जो कि एक ओवरऑल एक रॉड लाइक अपीयरेंस कॉज कर लेता है, जैसे कि टीएमवी है, टोबैको मोजाइक वायरस है। इसके अलावा वायरस हैविंग पॉलीहेड्रल कैप्सिड विद ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक एट ईच वर्टेक्सिस, एग्जाम्पल एडिनो वायरस, जिसमें अब देखो भाई ये क्या होता है, ये यहाँ पे जो है ना ये एक सर्कुलर यानी ऐसे ट्राइंगल बहुत सारे मिल के जो है ना एक स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उसी के वर्टेक्सिस में से जो है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड उसका स्पाइक निकल रहा होता है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिसमें इन्वेलप प्रेजेंट होता है। तो दो किस्म के, एक इन्वेलप्ड होता है और एक अनइन्वेलप्ड होता है। तो इन्वेलप्ड में क्या होता है, कैप्सिड अंदर होता है, बाहर लिपोप्रोटीन का एक इन्वेलप होता है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसी तरह से कुछ वायरस होते हैं जिसमें हेड और टेल होता है, जैसे बैक्टीरियोफेज, ये टेडपोल शेप का वायरस है। अच्छा जी, अब इसके बाद है स्ट्रैंड्स के बिहाफ पे या जीनोम के बिहाफ पे। देखो भाई, हमारे पास होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस होते हैं, जैसे पॉक्स वायरस है, स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स काज करता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है, जैसे पैरो वायरस है, रैशेस कॉज करता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए में रियो वायरस है, डायरिया कॉज करता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दो किस्म के होते हैं, एक होता है प्लस स्टैंड और एक होता है माइनस स्टैंड। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में अगर वो सीधा एमआरएनए टेम्पलेट है, यानी उसको किसी टेम्पलेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली एज अ एमआरएनए बिहेव करेगा होस्ट सेल में, तो वो प्लस स्टैंड कहलाएगा, जैसे टोगा वायरस रुबेला कॉज करता है। और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो कि माइनस स्टैंड होता है, यानी वो आरएनए एमआरएनए का टेम्पलेट होता है। एमआरएनए का टेम्पलेट होता है यानी वो क्या करता है भाई, जब होस्ट बॉडी में जाएगा तो वो पहले एमआरएनए बनाएगा, फिर जाके फर्दर रिएक्शन करेगा, तो ये माइनस स्टैंड कहलाता है। ऑर्थोमाइक्सो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस कॉज करता है। एक और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है जो कि डीएनए का टेम्पलेट बनाता है, वो एमआरएनए नहीं बनाता, वो डीएनए बनाता है डायरेक्ट, उसको हम कहते हैं रीट्रो वायरस, जैसे कि एचआईवी है। अच्छा भाई, ये तो हमने स्ट्रैंड्स की बात कर ली। अब ज़रा स्ट्रक्चर देखते हैं वायरसेस का। देखो भाई, वायरस पार्टिकल, कंप्लीट पार्टिकल को जिसमें सारी चीज़ें हों वायरस से रिलेटेड, उसको हम वायरियन कहते हैं। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कोर और कोट में। जो कोर है वो इनर पार्ट होता है जिसमें वायरल जीनोम और वेरियस प्रोटीन यानी एंजाइम्स मौजूद होते हैं। जीनोम उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, अब या तो ये डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। और कोर प्रोटीन ऑब्वियसली उसका एंजाइम होता है जो कि फैसिलिटेट करता है उसके मोड ऑफ एक्शन में, जैसे कि ट्रांसक्रिप्टेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये ऐसे आरएनए में होता है। ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, एमआरएनए टेम्पलेट बनाता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, डीएनए के टेम्पलेट्स को बनाता है। अब आ जाते हैं कोट की तरफ।
कोट जो है वायरस की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। कोट हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, कैप्सिड होता है, एनवेलप होता है। कैप्सिड क्या होता है? इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन सराउंडिंग द कोर को, यानी कोर यानी अंदर का जो भी डीएनए होगा उसको सराउंड करेगा ये हमारे पास कैप्सिड। कैप्सिड किससे बना होता है? आइडेंटिकल यूनिट रिपीटिंग यूनिट से, जिसको हम कैप्सोमेयर्स कह रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना, ऐसे अभी जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल से मिलके एक पूरा स्फेरिकल शेप वायरस बन गया। सही है। अच्छा, नंबर जो होता है कैप्सोमेयर का वो हर वायरस के अंदर स्पेसिफिक होता है। जैसे हर्पस वायरस है जिसमें 162 कैप्सोमेयर्स होते हैं। एडिनो वायरस जो कि कोल्ड कॉज करता है उसके अंदर 252 कैप्सोमेयर्स होते हैं। दो सिमेट्री होती है कैप्सोमेयर की, एक होती है आइकोसाहेड्रल, पॉलीहेड्रल या स्फेरिकल बनाता है जिसमें 20 ट्राइंगल्स अरेंज्ड होते हैं, और एक होता है हेलिकल जो कि रॉड शेप बनाता है। अभी जो आपको ऊपर डायग्राम मैंने दिखाई, एक रॉड शेप थी, इस तरह से रॉड बनाया हुआ था, और एक ने जो है ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल ने मिलके इस तरह का सर्कुलर शेप बनाया हुआ था। तो ये हमारे पास जो है ना, ये आइकोसाहेड्रल होता है, और जो रॉड बनाता है ये हेलिकल होता है। अब बात करते हैं एनवेलप की। अच्छा, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिसमें कैप्सिड के बाहर भी एक प्रोटीन की एनवेलप होती है जो कि लिपोप्रोटीन से बनी होती है, और ये प्रोटीन का एनवेलप जो है एक्चुअल में वो अपने होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से बनाता है। और इस होस्ट सिर्फ उसमें होस्ट का सेल मेम्ब्रेन नहीं होता बल्कि वायरस का बनाया हुआ प्रोटीन भी होता है। तो होस्ट के सेल मेम्ब्रेन और वायरस का बनाया हुआ प्रोटीन, इन दोनों चीज़ों से मिलकर एक कवर बनता है जिसको हम वायरस एनवेलप कहते हैं। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल भाई ये वायरस है, ये इसके ऊपर उसका एनवेलप है, और इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की कुछ स्पाइक्स मौजूद होते हैं। इन स्पाइक्स के ज़रिए से जो है ये इस तरह से, ये इन स्पाइक्स के ज़रिए से ये क्या करता है, होस्ट को रिकॉग्नाइज करता है, उसमें अटैच होने के काम आता है ये स्पाइक्स। अब आ जाते हैं वायरल डिजीज़ की तरफ। एक डिजीज़ हमारे सिलेबस के अंदर गिवन थी, वैसे तो और भी आप डिजीज़ को पढ़ लेना, उस अभी बहुत सारे डिजीज़ का जिक्र मैंने ऊपर भी किया। एक डिजीज़ है दैट इज़ एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका कॉजेटिव एजेंट HIV है, जिसको पहली दफ़ा आइडेंटिफाई किया गया था 1984 के अंदर, और 1986 के अंदर इसको HIV का नाम दिया गया, यानी ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है वो हेल्पर T सेल होता है, जिसको CD4 या T4 सेल्स भी कहते हैं। इसके अलावा ये कुछ मैक्रोफेज को भी अटैक करता है और कुछ ब्रेन के सेल्स को भी अटैक करता है। इसके जो सिम्टम्स हैं हमारे पास बेटा, वो 3 स्टेजेस में होते हैं। एक एसिम्प्टोमेटिक होस्ट होता है, या कैरियर भी इसको कहते हैं, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, और फुल ब्लोन एड्स। ज़रा मैं यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ बेटा। जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होता है, यानी बेसिकली क्या होता है, इनमें स्टार्ट में सिम्टम्स आते हैं बिल्कुल नॉर्मल वाले, पता नहीं लगता कि ये एड्स है, यानी जब भी हम इसको एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, यानी एड्स जैसे कोई सिम्टम्स नहीं होता है। फीवर होता है, इसमें चिल्स होते हैं, एशेस होते हैं, स्वेलन लिम्फ ग्लैंड होता है, और इची रैशेस इस तरह से बन रहे होते हैं। लेकिन ये सिम्टम जो है ना डिसअपेयर हो जाता है, और 9 महीने 10 महीने 12 महीने तक फिर ये दोबारा अपेयर नहीं होता है, तो पता नहीं लग पाता कि एड्स है उस बंदे को। फिर क्या होता है, ARC यानी एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसमें सिम्टम्स अपेयर होने लग जाते हैं, जिसमें लिम्फ ग्लैंड स्वेल हो जाती है नेक के पास की, आर्म पिट्स की। सही है। इसके अलावा जो है ना आपके सिम्टम्स में नाइट स्वेटिंग है, रात में पसीना आना, परसिस्टेंट कफ है, बहुत दिन तक खांसी रहना, फ्लू हो जाना, डायरिया का हो जाना, और क्योंकि ब्रेन के सेल को भी अफेक्ट कर रहा है ना, लॉस ऑफ मेमोरी भी है, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, लॉस ऑफ जजमेंट, डिप्रेशन, ये तमाम चीज़ें जो है ना इस पर होती हैं। तो बेटा अगर एड्स के सिम्टम्स आ जाते हैं MCQs के अंदर, तो ये सिम्टम्स याद रखना। अब फॉर एग्जांपल ना एक MCQs आ गया जिसमें फ्लू, कैपोसिस सार्कोमा और ये सारे, तो उसमें पूछा गया था विच वन ऑफ देम इज़ नॉट द सिम्टम ऑफ एड्स। अब उसमें लिखा था लॉस ऑफ मेमोरी। अब स्टूडेंट यही सोचता है कि यार लॉस ऑफ मेमोरी एड्स में कहाँ होती है, लेकिन होती है, ये फेटल की बुक में भी लिखा है। अच्छा, इसी तरह से फुल ब्लोन एड्स में क्या होता है, इसमें वेट लॉस होने लग जाता है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा डायरिया होने की वजह से, परसिस्टेंट डायरिया होने की वजह से वेट लॉस होने लग जाता है, और इसी के साथ साथ वीकनेस होती है। सही है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ इन्फेक्शन भी होने लग जाता है। भाई देखो, अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब है हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है जो कि ऐसे किसी एरे गैरे नत्थु खैरे बैक्टीरिया को जो है ना ग्रो नहीं करने देता। लेकिन जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो आया गया बैक्टीरिया में इन्फेक्ट कर देता है, जिसमें एक बीमारी बहुत ख़तरनाक हो जाती है, स्किन कैंसर यानी कैपोसिस सार्कोमा।
सही। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, बट इसकी ट्रीटमेंट क्या है बेटा? ट्रीटमेंट भाई इसका ये एम नहीं होता कि भाई एड्स को ख़त्म किया जाए, बस ये होता है कि भाई रिड्यूस किया जाए वायरल लोड को। वायरल लोड का मतलब होता है कि भाई जितनी क्वांटिटी में वायरस अभी तक डिटेक्ट हो चुका है बॉडी के अंदर, ताकि वो क्वांटिटी जो अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ, यानी जहाँ पे अभी तक वायरस बॉडी में फैला नहीं है, वहाँ तक पहुँचने से रोका जाए। फॉर एग्जांपल बॉडी के कुछ पार्ट्स में ये वायरस है और उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है, तो उसको रोका जाए, कहीं कहीं और बढ़ ना जाए, और ट्रांसमिशन को भी प्रिवेंट किया जाए। तो ये सब एंटीवायरल ड्रग के ज़रिए से होता है, जिसमें ज़ाइडोव्यूडीन या एजिडोथाइमिडीन ये सब है, और जो कि एड्स के लिए अभी तक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। थेरेपी डिपेंड किस पे करती है भाई? पेशेंट के सिम्टम्स कौन क्या कहाँ पे सिम्टम्स हैं। अब हो सकता है उसको शक हो गया हो पहले और वो चला जाए टेस्ट कराने और उसे HIV पॉजिटिव आ जाए। और फिर भाई CD4 का काउंट क्या है, वायरल लोड कितना है, पेशेंट ख़ुद करवाना चाहता है इलाज या नहीं कराना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसके अंदर डिफरेंट मेडिसिन कॉम्बिनेशन दी जाती है, जिसको हम ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं।